हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो इसमें तो कहता है कि व्युत्पत्ति के रिश्ते से इन प्राचीन इतिहास के शब्दों को संयोग से बना। इति जोड़ हास। इति का अर्थ है बीती हुई और हास का अर्थ है कहानी, है ना। तो पेन ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा इसे पतला कर लेते हैं। इतिहास, है ना, इसका तात्पर्य है कि अर्थ होता है बीती हुई कहानी। अध्ययन स्रोतों के आधार पर इतिहास 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास वह काल है जिसके संबंध में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं है। आद्य इतिहास का वह काल है जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है, लेकिन वह या तो पढ़ी नहीं गई है या उसके समय लिखी जाकर बाद में लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास से संबंधित माना जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। वैदिक काल को भी आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि वेदों का संकलन वैदिक काल में न होकर बाद में हुआ है। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है तथा जिसे पढ़ा भी जा सके उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारतीय इतिहास को इस प्रकार के विभाजन को काल सहित निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट हो सकता है। इतिहास इससे पहले प्रागैतिहासिक था, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटे। पुरापाषाण काल 10 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच और मध्यपाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व और नवपाषाण का काल 7,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व के मध्य है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक है, लेकिन इसकी प्रमाणिक जो अर्थ है वो 1750 ईस्वी तक है। वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद है वैदिक सभ्यता को यहाँ पर बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को 2 भाग में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ये इतिहास है जिसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बांटा गया है। तो ये प्राचीन इतिहास को महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल जो है 184 ईस्वी पूर्व से 313 ईस्वी पूर्व और हर्षवर्धन का काल में बांटा गया है। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास के बारे में बांटा गया है जो पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन के बारे में बांटा गया। और फिर है आधुनिक भारत के इतिहास को यूरोपीय कंपनी के आगमन, फिर मुगल साम्राज्य का विघटन और उसके उत्तराधिकारी राज और अंग्रेजी की भारत विजय है। ते पुरापाषाण काल के बारे में है। ते पुरापाषाण काल, इसमें है चापर चापिंग पेबल संस्कृति जो सोहन संस्कृति भी कहलाता है। यह सिंधु की सहायक नदी सोहन की घाटी में है। इसमें औजार कार्टजाइट के पत्थर से निर्मित मिला है। हैंड्स एक्स संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास, चेन्नई के समीप दुरै तथा पक्कम से प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इसे मद्रासियन संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड्स एक्स अंडाकार और नुकीले दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। भारत के अन्य भागों जैसे नर्मदा घाटी, सोन घाटी, दुमंगरा, बेलन घाटी, इलाहाबाद आदि में भी संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। नर्मदा घाटी से के हथनौरा जो होशंगाबाद में स्थित है से मानव की खोपड़ी मिले जो भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म है। फिर ये मध्यपाषाण काल का फ्लड ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर उत्तर पुरापाषाण काल है। इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड है। पाषाण के अतिरिक्त उपकरण हड्डी से भी निर्मित है। मुख्य स्थल बेलन एवं सोहन नदी, सिंहभूम, भीमबेटका आदि है। बेलन घाटी से एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो भारत उत्तर पुरापाषाण काल का एकमात्र मूर्ति है। भीमबेटका के गुफा
संख्या 3 के 28 से नीले रंग के पाषाण खंड मिले। इस काल की एक महत्वपूर्ण खोज है इस ढोका चिनाड़ी रोड़ी मलबे से बना 85 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोलाकार चबूतरा मिला है। मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे हैं, जो लगभग 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के आकार के हैं। छोटे उपकरणों के कारण ही इन्हें लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में हुई। तब हुई जब C.L. कोलाइड के विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजा निकाला। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर में झोपड़ी तथा 18 वर्षीय एक महिला का कंकाल मिला। यह प्रथम ऐसा मध्य पाषाण कालीन स्थल है जहां से मानव का कंकाल मिला। गुजरात का लंघनाज आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जहां से जंगली पशुओं की हड्डी तथा 14 मानव कंकाल मिले हैं। भीमबेटका के ऑडिटोरियम नामक शिलाश्रय से एक वयस्क तथा एक बच्चे के शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अवस्थित लेखहिया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश के सिर पश्चिम दिशा में हैं। मिर्जापुर जिले से प्राप्त लघु पाषाण उपकरण में एक विकास क्रम देखने को मिलता है, जिसमें उपकरण क्रमशः छोटे होते गए हैं। इलाहाबाद जिले से मेजा तहसील में स्थित चोपनी मांडो, जो 15,000 वर्ग सेंटीमीटर में फैला है, यहाँ से झोपड़ी और हाथ से बनी मिट्टी के बर्तन के प्रमाण मिलते हैं। प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय से 14 शवाधान तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्रों के अंदर स्थित एक अंडाकार होती थी। समाधिस्थ शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर मिलता है। चूल्हे से पशुओं की अधजली हड्डियां भी प्राप्त हुई। प्रतापगढ़ जिले के ही महदहा में भी सराय नाहर राय की भ्रांति समाधि प्रायः छिछली और अंडाकार बनाई जाती थी। यहाँ प्राप्त एक नर कंकाल के बाएं हाथ से कमर के नीचे, एक दाहिने तथा दाहिने हाथ को दोनों जांघों के बीच रखा गया है। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल हिरण के श्रृंगों की बनी 5 मुद्रिकाओं की एक माला भी पहने हुए। प्रतापगढ़ जिले के ही दमा से कुल 41 शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें 2 मानव कंकाल ऐसे मिले हैं जिनमें औंधे मुंह लिटाया गया है। भीमबेटका में चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के ही आदमगढ़ की शैलाश्रय श्रृंखलाओं से गेंडे के शिकार करने वाले चित्र अंकित प्राप्त हुआ। यहाँ पशुओं के अतिरिक्त पक्षियों तथा मछलियों आदि के भी चित्र अंकित हैं। राजस्थान में बागौर तथा गुजरात के लंघनाज स्थल से पता चलता है कि इन मध्य पाषाण युगीन समुदायों का हड़प्पा तथा अन्य ताम्र पाषाण युगीन संस्कृतियों के लोग से संपर्क तथा बागौर से तांबे की 3 बानाग्र मिले हैं, जो हड़प्पा किस्म के। राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन, जिसमें भेड़ बकरी आदि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सराय नाहर राय से मानवीय आक्रमण या युद्ध का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ। नव पाषाण काल। बी गार्डन चाइल्ड ने इस काल में कृषि तथा पशुपालन कार्य प्रारंभ होने के कारण ही इसे नव पाषाण काल की क्रांति कहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नव पाषाण कालीन बस्ती मेहरगढ़, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। मानव इतिहास में इस स्तर का अद्भुत महत्व है, क्योंकि मनुष्य ने इस काल में पहल कृषि करना सीखा। इस काल में कृषि तथा पशुपालन लगभग साथ प्रारंभ हुए, तथापि पशुपालन की प्रक्रिया शायद थोड़ा पहले प्रारंभ हुई। चाक यानी पहिए, आग की खोज, पशुपालन, कृषि उत्पादन, स्थिर ग्रामीण जीवन का विकास, हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन आदि इस काल की संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण
कालीन संस्कृति को बुर्ज-होम संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ के मुख्य स्थल बुर्ज-होम, गुफरकराल तथा मार्तंड है। झेलम प्रमुख नदी है। कश्मीर घाटी का आकार नाव की तरह है। कश्मीर घाटी का जमाव करेवा के नाम से प्रसिद्ध है। बुर्ज-होम में 16 गर्त मानव आवास मिले। यहाँ पर एक शिला पट पर धनुष बाण से शिकार का दृश्य अंकित मिला है। यहाँ कुत्ते, भेड़िए तथा शकीन की हड्डियाँ विविध दफनाई हुई मिली है। यहाँ पक्षियों में मुर्गे को पालतू बनाया गया था। यहाँ से लगभग साबुन का एक घड़ा मिला है जिसकी गर्दन बोतल जैसी है। इस घड़े के बाहरी सतह पर चित्रकारी की गई जो देखने में बैल के सींग जैसी लगती है। यहाँ के लोग अपरिष्कृत दूषण मृदभांडों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ युग्मित सवादाह के प्रमाण मिले। यहाँ पालतू कुत्ते को भी अपने मालिकों के साथ उनकी कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गड्ढे वाले घरों में रहना तथा मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने की प्रथा भारत में किसी अन्य पाषाण युगीन बस्तियों में नहीं मिली है। गुप्त कराल में कुछ गर्तावास गर्त गेरू से लेपित मिले। यहाँ कुल्हाड़ी, बेधक, पाषाण, बलय, लोढ़े तथा सील मिले हैं। यहाँ भेड़ और बकरियाँ भी अभी तक पालतू पशु थी। गुप्त कराल में अभी तक समाधान तथा अंत्येष्टि के प्रमाण नहीं मिले, जबकि बुर्ज-होम में यह प्रथा प्रचलित थी। गुप्त कराल से चंद्रोदय की तरह एक तांबे की टीन मिली है। विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति इलाहाबाद जिले के बेलन नदी घाटी से के तट पर स्थित कोलडीहवा, महगड़ा तथा पंचोह मुख्य क्षेत्र है। कोलडीहवा से नवपाषाण के सासा, ताम्र और लौह कालीन संस्कृति के अवशेष मिले। कोलडीहवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ से धान की खेती के किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले जो लगभग 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के हैं प्राप्त हुए हैं। कोलडीहवा से प्राप्त धान की किस्म ओराइजा सताइवा है। मिट्टी के बर्तनों पर धान के दाने, भूसी तथा पुआल चिपके हुए मिले। महगड़ा में धान के अलावा जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले। यहाँ एक पशु बाड़ा भी मिला है। महगड़ा तथा पंचेह से केवल पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त है। यहाँ पर गोलाकार झोपड़ियाँ, एक विशिष्ट बर्तन पर रस्सी की छाप, खुरदरे तथा चमकीले बर्तन, भेड़, बकरी तथा सुअर की हड्डी मिली है। दक्षिण भारत की नवपाषाण कालीन संस्कृति। दक्षिण भारत से ही सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन औपदार पत्थर के उपकरण 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सिगूर नामक स्थल से प्राप्त हुए। यहाँ से के मुख्य पुरास्थल कृष्णा तथा कावेरी नदी घाटियों में बसे हुए थे। बांस बल्ली से निर्मित गोलाकार तथा अंडा का झोपड़ियाँ बनाई जाती थी। ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकली, हल आदि में झोपड़ियों के निर्माण हेतु स्तंभ, गर्त तथा चित्रकारी से युक्त मृदभांड के ठोकरे मिले। नागार्जुन कोंडा में आवास क्षेत्र में के बाहर कब्रिस्तान मिला है। यहाँ 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रियाएं जिसमें विस्तृत समाधान, आंशिक समाधान तथा अस्थि कलश प्रचलित थी। स्त्री पुरुषों को कब्र खोदकर तथा छोटे बच्चों को सब कलशों में भरकर दिया जाता था। मध्य गंगा घाटी की नवपाषाण कालीन संस्कृति। मध्य गंगा घाटी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरास्थल उत्तरी बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद है। केसी श्रीवास्तव चिरांद को छपरा जिले में स्थित बताते हैं। यहाँ से ताम्र पाषाण के साथ साथ नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। यहाँ बांस से बल्ली से निर्मित आवास, बर्तन, कटोरे, टीटी वाले बर्तन, सील, लोढ़े, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। चिरांद की संस्कृति की प्रमुख विशेषता हड्डी तथा श्रृंग के बने हुए उपकरण है। यहाँ अनाजों में धान, गेहूँ, मसूर, जौ, मूंग आदि प्रचलित थे। अब है हमारा पूर्व भारत की नवपाषाण संस्कृति। इस क्षेत्र में नवपाषाण कालीन संस्कृति की खोज 1867 ईस्वी में जॉन लुबक द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में
की गई। यहाँ के प्रमुख पुरास्थल दओजली, हैंडिक, सरुतरु तथा मरकडीला है। असम में उपकरणों के निर्माण में कार्टजाइट तथा बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। नागालैंड में ये उपकरण हरे रंग के पत्थर से तथा मेघालय में डोलाराइट पत्थर से निर्मित है। यहाँ की नवपाषाणिक झूम आज भी प्रचलित है। गुवाहाटी के पास स्थित सारूतारू में आदिम कुल्हाड़ियों के और गोलाकार मुठ वाले कुठरों के साथ अनगढ़ रज्जु या करंट अंकित मृदभांड मिले हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति। मानव सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया। पत्थर और तांबे के उपकरण साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। भारत में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की बस्तियां मुख्यतः दक्षिण पश्चिम भारत में पाई जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान के आहार तथा गिलुंद हैं। इसके सबसे विस्तृत उत्खनन महाराष्ट्र में हुए हैं। अहमदनगर जिले के जोरवे, नेवासा, पुणे जिला में चंदौली, सोनगांव, इमामगांव है तथा नासिक गोदावरी नदी की सहायक के तट पर स्थित है। यह सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ पर ताम्रपाषाणकालीन स्थलों को निम्न रेखा द्वारा दर्शाया गया है, जो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो बलूचिस्तान के बलूचिस्तान सभ्यता मिले, मेहरगढ़, नालकुली, सिंधु घाटी है, आमरी सभ्यता, आमरी, अकोट, दीजियान सभ्यता है, राजस्थान में मिला है, पश्चिमी महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब में मिला है। फिर राजस्थान, यहाँ पर तो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सोपी सभ्यता है जो कालीबंगा है। उत्तरी पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता है जो गणेश्वर है। और दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता जो आहार व गिलुंद है। ताम्रपाषाण युग में लोग पशुपालन कृषि करते थे। वह भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर आदि पालते थे तथा हिरण का भी शिकार करते थे। ये लोग गेहूं तथा चावल की खेती करते थे। इसके अतिरिक्त बाजरे तथा मूंग, मसूर, उड़द आदि कुछ दलहन फसलें भी पैदा करते थे। गोदावरी के तट पर स्थित दायमाबाद इन स्थलों में सबसे बड़ा है। दायमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव सबसे बड़ी बस्ती थी। महाराष्ट्र के लोग मृतक की स्थिति को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे। ताम्रपाषाण युगीन लोग मातृ देवी की पूजा करते हैं। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। इस काल में लोग वस्त्र निर्माण विधि से पूर्ण परिचित थे। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृति व क्षेत्र से संबंधित अवधि यहाँ पर सूची दिया गया है। यह है आहार संस्कृति। इसकी अवधि 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व माना। यह राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ये कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईस्वी पूर्व चंबल नदी के क्षेत्र में। सालवा संस्कृति महाराष्ट्र का धुलिया। प्रभास संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र। मालवा संस्कृति नर्मदा नदी। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र का दायमाबाद और इनामबाद। ताम्रपाषाणकालीन लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी औजारों का प्रयोग करते थे तथा अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाणी कालीन लोग चाक पर बने काले और लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहला प्रयोग इसी काल में हुआ, जो खाना पकाने व खाने पीने का सामान रखने के लिए किया जाता था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाणकालीन लोगों ने ही भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। चावल पैदा करते थे तथा अन्न के साथ साथ मांस मछलियाँ भी खाते थे। इनके सबों की संस्कार विधियाँ भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव बस्तियाँ किलाबंद थी। ताम्रपाषाण
कालीन संस्कृति मूलतः ग्रामीण थे। ये लोग तांबे और में टीन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। इस काल में लेखन कला का भी आविष्कार नहीं हुआ था। अधिकांश ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के कालक्रम की है। भारत के मध्य तथा पश्चिमी भागों में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व आते आते अधिकांश ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति लगभग लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईस्वी पूर्व तक जीवित रहे। ताम्र पाषाण बस्तियों के लुप्त होने के कारण वर्षा की कमी माना जाता है। तो ये हमारा था। इसके बाद ये हमारा प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक था जो काल से संबंधित है, ये हमने देखा। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें तथा अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो ये देखा, पहले हम आपको ये बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये नोट्स है जिसमें बताया सभी इसमें अलग अलग काम कौन थी खोजा गया, इसके बारे में देखें। तो ये टोटल जो है पूरे करेंगे। अगले पार्ट में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे।